कुरुक्षेत्र में आप सबका बहुत स्वागत है आपके प्रोग्राम में, जब बातें होती हैं खुल्लम खुल्ला और वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। और आज भी एक ऐसा ही विषय है दोस्तों जिसके पीछे की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो पीएम-सीएम बिल या जिसमें जो अभी इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में होम मिनिस्टर ने, जिसमें 30 दिन अगर किसी जुर्म में हिरासत में रहना पड़ जाए तो 31वें दिन आपकी कुर्सी चली जाएगी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे कोई मंत्री। इस बिल को लेकर आज होम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया, एजेंसी एएनआई को, न्यूज़ एजेंसी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और काफ़ी डिटेल में इस विषय पर बात हुई। तो वहां कुछ सवाल उठे, मैं उन सवालों पर जाऊं उससे पहले आपको मेहमानों से मिलवा दूं। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ चुके हैं, सर बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ आज दूसरे प्रदीप जी भी हैं, प्रदीप भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रदीप जी बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र आपका बहुत स्वागत है। सर आज इस इंटरव्यू से कुछ जवाब मिले और कुछ सवाल। बात हुई कि ये बिल जो है ये पास कैसे होगा। ये बात ये इसीलिए आए क्योंकि जब ये चर्चा हो रही थी इंटरव्यू में कि विपक्ष इसका इतना विरोध क्यों कर रहा है, अभी तो केवल बिल इंट्रोड्यूस हुआ है और जेपीसी को गया है, तो उसमें होम मिनिस्टर ने कहा कि भाई जेपीसी में भी सभी दलों के लोग होंगे और हमें 2/3 बहुमत की जरूरत है इसके लिए, तो उसमें भी और पार्टियों के साथ की जरूरत होगी। तो स्मिता प्रकाश जी इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने सीधे कहा कि 2/3 बहुमत आपके पास है नहीं। तो इस पर कोई बहुत एकदम साफ उत्तर नहीं था होम मिनिस्टर का कि नहीं हमारे पास है या नहीं है या हम मैनेज कर लेंगे। उन्होंने कहा जब समय आएगा तो उस पर भी बात की जाएगी। तो वहां से ये आज चर्चा में चल रहा है और अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं खासतौर पर कि सरकार किसी सूरत में इस बिल को पास नहीं करा सकती और केवल बिहार के इलेक्शन के लिए एक माहौल बनाने के लिए कि देखो हम एंटी करप्शन क्रूसेडर हैं, हम ईमानदार लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, इसीलिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सिर्फ इसी उद्देश्य से ये बिल लेकर के आया गया है। आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? सरकार का कोई होमवर्क है? क्योंकि बात सही है, 200 अगर 2/3 बहुमत चाहिए तो 362 लोग चाहिए बिल पास कराने के लिए लोकसभा में, 293 हैं एनडीए के पास। हमारा ख्याल है 11 साल में लगभग 10-12 संविधान संशोधन बिल तो पास हुए होंगे। ये हुए। किसी में बहुमत था क्या बीजेपी के पास? राज्यसभा में तो आज भी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, 2/3 की तो बात ही छोड़ दीजिए। पिछली लोकसभा में जरूर, लोकसभा में एनडीए का 2/3 था, लेकिन राज्यसभा में तब भी नहीं था। किसी को उम्मीद थी कि अनुच्छेद 370 पर जो प्रस्ताव आएगा उसको बीजेपी पास करा लेगी, और जहां सबसे ज्यादा खतरा था राज्यसभा, वहीं लेकर आए। जीएसटी पर आम सहमति बन जाएगी, ये मोदी सरकार बनने से पहले किसने सोचा था? तो देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये नंबर्स, जो यही पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी होती है कि आप कैसे मैनेज करेंगे, ये मैनेजमेंट होता है सब। जरूर ये मैं नहीं मानता कि आज बीजेपी ये बता सकती कि ये इतने सदस्य इनके हमारे लिए वोट करेंगे इतने। आप जरा माहौल देखिए, जेपीसी का अनाउंसमेंट हो गया जी, अभी तक विपक्षी दल एकमत नहीं हो पाए हैं कि जेपीसी में जाना है कि नहीं जाना है। 3 पार्टियों ने विरोध कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और उसके अलावा समाजवादी पार्टी। कांग्रेस का भी कोई स्टैंड ही नहीं है कि जेपीसी में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। तो मुझे लगता है ये टेस्ट सरकार से बड़ा राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने नेतृत्व को स्थापित करने का। 11 साल में सबसे कमजोर, संख्या की दृष्टि से सदन में सबसे कमजोर स्थिति में है भाजपा। बिल्कुल। और अब भी अगर नहीं जीत पाते हैं आप और भाजपा को नहीं हरा पाते हैं, तो ये तो आपकी लीडरशिप पर सवाल है। इस बिल पर ना कह रहे हैं? हाँ, इस बिल की बात कर रहे हैं। हाँ। दूसरी बात कि सवाल ये, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये तो है नहीं कि जीवन भर के लिए प्रतिबंध लग जाएगा या गिरफ्तार होते ही आपको पद छोड़ देना पड़ेगा, चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। इस तरह का तो कुछ प्रावधान है नहीं। और संविधान में पहले से व्यवस्था है कि सरकारी कर्मचारी, चाहे चपरासी हो, चाहे वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी हो, 48 घंटे कस्टडी में रहेगा तो अपने आप सस्पेंड मान लिया जाएगा। तो नेताओं के लिए ये छूट क्यों? और अब मैं तो मानता हूं इस बिल में भी छूट दी गई है कि आपको बेल मिल जाए। 30 दिन है आपके पास बेल के लिए, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको अगर 2 दिन के लिए भी बेल मिल गई तो आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। अगर 30 दिन तक लगातार रहेंगे तो 31वें दिन
आपका इस्तीफा हो जाएगा। वो तो होम मिनिस्टर ने आज इंटरव्यू में कहा कि कम से कम 5 स्टेजेस हैं जहां आप रिलीफ ले सकते हो, फाइनल कल्मिनेशन तक जाने से पहले, 31वें दिन आपकी कुर्सी चली जाए उससे पहले 5 मौकों पर रिलीफ के लिए इसमें बंदोबस्त है। लेकिन सर आज बिल की तो बात ही नहीं है ना, जैसा आपने कहा कि भाई पहले भी पास करा नंबर की बात, आज मोटे तौर पर नंबर, क्योंकि ये अगर ये सच हो कि केवल बिहार इलेक्शन के लिए एक बिल बनाया गया, ये जानते हुए कि ये बिल पास नहीं हो सकता, तो फिर तो ये राजनीति को अलग लेवल पर ले जाने वाली बात है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो, संविधान संशोधन विधेयक, सरकार कोई घोषणा करती कि हम ऐसी नीति लाने वाले हैं, तो उसके बारे में तो आप कह सकते थे कि ये चुनाव के देखते हुए जो है इस तरह की घोषणा कर दी है, दरअसल इनका इरादा नहीं है। लेकिन सरकार ने विपक्ष के विरोध के बावजूद इंट्रोड्यूस किया बिल को, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा, तो ये केवल चुनाव के लिए? क्या कभी इस देश में ऐसा हुआ है कि कोई संविधान संशोधन विधेयक किसी प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लाया गया? तो सर आज ये मुद्दा है। और क्या बीजेपी और एनडीए की हालत बिहार में इतनी कमजोर है कि कुछ भी करो, डेस्परेट हैं, किसी तरह से झूठ बोलो सच बोलो कुछ भी करो, लेकिन जो है कुछ ऐसा मुद्दा बनाओ, और इस मुद्दे पर तो विपक्ष ही गिरेगा। और एक मुद्दा खड़ा करने के लिए आप एक बिल ड्राफ्ट करा लेंगे क्या? सवाल ही नहीं। ये जो लोग सोच रहे हैं उनको या तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं समझ में आती या पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती। तो फिर अगर ये जो बात आप कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो मतलब सरकार की कुछ तैयारी है। अब वो तैयारी क्या है, अब ये प्रदीप जी बताएं हमको, कैसे पास कराएंगे भाई आपको? हमने और हमारी रिसर्च टीम ने बहुत सारा गुणागणित किया है इसके अंदर। कोई ऐसी सूरत नहीं है जिसमें ऑपोजिशन की कम से कम 2 बड़ी पार्टियों को जब तक आप ना मिला लें अपनी ओर या उनका हृदय परिवर्तन ना करा लें, तब तक आप इस बिल को पास करा सकते हो लोकसभा के अंदर। क्योंकि इस बार इतने फेंस सिटर्स नहीं है भाई सर, कांग्रेस की वैसी ताकत नहीं है, बीजेडी की भी वैसी ताकत नहीं है, बीआरएस की वैसी ताकत नहीं है जो पहले आपके काम आए हैं। तो इस बार तो बड़ा व्हाइट एंड ब्लैक में है ना सब कुछ, या तो आप उस पार हैं या इस पार हैं। देखिए सौरभ जी, अगर कोई ये सोच रहा है कि इसको कोई स्टेट इलेक्शंस के संबंध में लेके आया गया है तो उसको बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन की समझ नहीं है और बहुत बचकानी बात है। और हम कोई भी बिल को प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की जब एग्जीक्यूट करते हैं, लेके भी आते हैं, तो बिना प्रेपरेशन की गवर्नमेंट कभी नहीं आती है पार्लियामेंट के अंदर। मैं 3 स्पेसिफिक आपको एग्जाम्पल्स दूंगा पास्ट के अंदर कब हमको ऑपोजिशंस का सपोर्ट मिला है। आप याद करिए, विमेन रिजर्वेशन बिल के अंदर एनडीए की टोटल संख्या थी 353 और ये बिल पास हुआ था 454 से, सो विच मीन्स 101 वोट्स एक्स्ट्रा मिले थे। याद करिए, ओबीसी कमीशन को जब संवैधानिक दर्जा देने की बात हुई थी, एनडीए की संख्या थी 336 और टोटल वोट्स मिले थे 406, अगेन 70 ज़्यादा मिले थे। इस वक्त लोकसभा में तो हमको इससे भी कम जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल जनता के बीच में जाएंगे, कोई भी राजनीतिक दल जनता के मूड के खिलाफ अगर जाता है तो वो अपने पैर पे पॉलिटिकल सुसाइड करता है। आपने जो दोनों उदाहरण दिए, ये वो बिल हैं जो सर्वसम्मति से लगभग पास हुए हैं। मुझे लगता इसमें है ऑपोजिशन साथ था आपके, यहाँ तो ऑपोजिशन बिल पेश नहीं होने दे रहा था। देखिए, हम तो पास कराने की बात कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत की बात है, जब ऑपोजिशन भी जब जनता के बीच में और जाएगा तो वो देखेगा कि जनता के मन के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मत है और जनता ये जानती है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती और जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इसीलिए मोदी जी तीसरी बार कंसेक्यूटिवली आए हैं। तो अगर कोई राजनीतिक दल ऐसा सोचेगा कि उसको वेहेमेंटली अपोज करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि जनता उसके सामने जवाब देगी। 10 से एक बात कहूंगा, आप याद करिए दिल्ली चुनाव जब हुआ था, अरविंद केजरीवाल बेल पे बाहर आए थे। उन्होंने सब जनता के दरबार में ये कहा था कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो मुझे वोट मत देना। और उन्होंने अपने आप को विक्टिम प्ले करने का प्रयास किया था। डेटा फैक्ट है, दिल्ली का चुनाव हुआ, जनता ने उनको भी सीट उनकी हरवाई और उसके बाद दिल्ली के अंदर वो सरकार से भी गए और उसके बाद फिर वो चुप हो गए। तो मुझे लगता है अगर कोई राजनीतिक दल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट लेने का प्रयास करेगा। प्रदीप जी ने बड़ी अच्छी बात छेड़ दी, केजरीवाल जी भी केजरीवाल जी हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि उनको ये लगेगा कि मैंने गलती कर दी, जेल से सरकार जनता ने तो बता ही दिया उनको। आज का ट्वीट सुनाता हूं आपको उनका। केजरीवाल जी लिख रहे हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फंसाकर जब केंद्र ने मुझे जेल भेजा तो मैंने जेल से ही 160 दिन सरकार चलाई। अरे वो तो घोषणा कर रहे हैं कि मैंने 160 दिन जेल से सरकार चलाई थी। पिछले 7 महीनों में दिल्ली की बीजेपी सरकार ने दिल्ली का ऐसा हाल कर दिया है कि आज दिल्ली वाले उस जेल वाली सरकार को याद कर रहे हैं कि पानी तो आता था, बिजली तो आती थी, गुंडागर्दी तो नहीं होती थी। मतलब
वो कह रहे हैं मैंने जेल से भी इतनी बेहतर सरकार चला ली। एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी के उनको शीश महल में रहने की आदत हो गई, तो दिल्ली वो आए नहीं है। आप एक बार अपनी रिसर्च टीम को आप डेटा पॉइंट निकाल के देखेंगे तो जब से वो चुनाव हारे हैं वो 10% समय भी दिल्ली के अंदर नहीं बिताए, वो सिर्फ पंजाब के अंदर रहे। तो अगर सच में उनको जमीन पता होती तो दिल्ली के अंदर पॉइंट ये नहीं है कि दिल्ली में क्या हो रहा है सर, पॉइंट ये है कि ऑपोजिशन ये तो लगभग सूत्रधारी है ना इस बिल को लाने के पीछे के, मतलब वजह तो इन्होंने ही दी। इन्होंने एक भ्रष्टाचार का नया नॉर्मल सेट कर दिया। ही इज ओनिंग इट विद प्राइड। ठीक है, हाँ मैंने चलाई जेल से सरकार, भाई झूठा आरोप था मेरे ऊपर। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर ओन करना है प्राइड के साथ करें, परंतु जो भी राजनीतिक दल ऑपोजिशन के अंदर जनता के साथ में जुड़ना चाहता है या जनता का पल समझता है वो ऐसी भूल नहीं करेगा। आपको भी उम्मीद है, लगता है कि कोई ऑपोजिशन की पार्टी इस बिल का साथ दे सकती है जो जेपीसी में जाने को तैयार नहीं है? अभी तक का तेवर देखें तो बिल्कुल नहीं लगता। और इसके पहले के जो संविधान संशोधन 2014 के बाद की अगर बात करें तो 8 बार मुझे लगता है कि शायद हुआ है, और 8 बारों में देखें ना तो इस तरह का बिल वो नहीं था। जैसे जीएसटी काउंसिल, फॉरवर्ड के जो वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन देना 10%, SC/ST के रिजर्वेशन को बढ़ाया जाना, वुमेन रिजर्वेशन बिल, इस तरह के बिल थे, या जुडिशियल कमीशन वाली जो थी इस तरह की चीज़ों को आप कर सकते थे आसानी के साथ। यहाँ पर तो सीधे सीधे हेड ऑन है, और उस हेड ऑन वाले कंडीशन में अपोजिशन के लोग जब इस यही आरोप लगाते रहे हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग करके हमें निशाने पे ले जाता है, तो वो कैसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार के हिसाब से बात करें तो उनके लिए एकदम से विन विन सिचुएशन है। पहली बात तो ये कि ये कानून, इसकी परिकल्पना आई ही तब जब अरविंद केजरीवाल अंदर गए। सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली कि उस समय जब बड़े नेताओं की बैठक हुई तो उसमें यह कहा गया कि अगर तुरंत इस तरह के बिल को लेके आया जा रहा है तो मैसेज ये चला जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने के लिए लेके आया जा रहा है, इसलिए इसको इतना लंबा खींचा गया। नहीं तो इसकी ज़रूरत तभी महसूस हो गई थी, और ज़रूरत इस लिहाज से महसूस हो गई थी, जैसा कि गृहमंत्री ने भी ये कहा कि भाई संविधान निर्माताओं को तब ये अंदाज़ा नहीं था कोट अनकोट कि इस तरह की निर्लजता होगी कि जेल में जाके आप सरकार बनाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रावधान नहीं किया। अब जब देश के सामने वैसा उदाहरण था अरविंद केजरीवाल का, तब ये ज़रूरी था कि इस तरह की चीज़ें की जाए। वो तय कर लिया गया था लेकिन रोका गया। दूसरी चीज़ कि जब पीएम के सामने हो गया तो पीएम ने उस समय जब अधिकारी लगे गए थे बिल को तो उसमें पीएम नहीं थे, पीएम ने खुद अपना बोल के उसमें शामिल करवाया। ओरिजिनल ड्राफ्ट में प्रधानमंत्री का पद नहीं था इसके अंदर, और बहुत सारे अधिकारी इसके खिलाफ थे कि ये व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का यह कहना था कि नहीं, कोई भी पद इससे छूता नहीं रहना चाहिए, प्रधानमंत्री का पद भी होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि नंबर्स के हिसाब से सौरभ देखें तो पहली बात तो ये कि ये सरकार ऐसी नहीं है कि आनंद फानन में कोई काम करती है, ठीक है। उस सोच समझ के उनका एक मैप रहता है, दिमाग में कैलकुलेशन रहता है कि कहाँ क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अगर विन विन सिचुएशन में क्या कह रहा हूँ कि अगर ये बिल पास नहीं भी होता है तो सरकार के लिए और बीजेपी के लिए एकदम मोरल विक्ट्री इस हिसाब से कि अपोजिशन तो ये कहेगा ना कि हाँ हम चाहते हैं कि जेल में रह के भी हम सरकार चलाएं, ये उस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा चटक करेंगे और उसी के सहारे प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी। और तब ये कोशिश होगी कि इस बिल के कुछ चीज़ों को अगर आप थोड़ा लचीला बना सकते हैं, कुछ वैसा प्रावधान अगर कर सकते हैं, उसके सहारे कुछ दलों को तोड़ा जाए। लेकिन एक मुश्किल टास्क होगा इस पर ऑपोजिशन को तोड़ना। हाँ, अब जैसे क्योंकि ये बात उठी, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने आगे ये भी कहा कि आप देखिएगा कि इस पर कांग्रेस और कई और अपोजिशन पार्टियों के सांसद वो हमारा साथ देंगे इस बिल के ऊपर। कौन सी पार्टी सर ऐसी लगती है? नहीं, कौन सी पार्टी ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन ये है कि पार्टी पर काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब इंडिविजुअल पार्लियामेंट के मेंबर्स पर काम हो रहा है। वो इस बिल के समर्थन में वोट देंगे या नहीं देंगे, एब्सटेन तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सरकार के फेवर में जाता है। तो एब्सटेन होने के बाद 2/3 मेजॉरिटी के लिए जो आपको संख्या चाहिए वो होती कितनी है, ये अभी किसी को मालूम नहीं है। और कितनी बड़ी संख्या में लोग एब्सटेन करेंगे, और सबके सामने धर्म संकट है जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि इसके बाद पब्लिक में क्या जाकर बोलेंगे कि हम भ्रष्टाचार के साथ हैं, हम चाहते हैं कि जो जेल चला जाए वो सरकार में बना रहे। ये बोलने की हिम्मत जनता में जाकर कौन करेगा? तो एक मॉरल प्रेशर भी जो है वो अपोजिशन के मेंबर्स पर और पार्टियों पर होगा। ये जो आपको विरोध अभी दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि जो ये अभी बात हो रही थी कि शायद जो है ये बिहार के चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। जैसे ही ये प्रेशर कम होगा, ये समझ में आएगा कि बिहार के चुनाव से इस बिल का कोई लेना देना नहीं है। तो ये समझ में आएगा कि भाई इसके बाद भी तो चुनाव लड़ना है। बिहार का चुनाव कोई आखिरी चुनाव तो हो नहीं रहा है। तो हर चुनाव के लिए थोड़ी कोई मुद्दा ऐसे हर चुनाव के लिए ऐसा कोई कानून ना है। आपने एब्सटेंशन वाली बात की ना सर, एब्सटेन करने वाली,
तो ये ऐसे अगर मान लीजिए 150 सांसद एब्सटेन हो जाए, बहुत बड़ी, मतलब एक स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूं मैं केवल मात्र, आज के संख्या बल को देखते हुए अगर 150 एमपीज एब्सटेन कर जाएं तो टोटल स्ट्रेंथ 392 होती है, 262 आपको चाहिए होंगे 2/3 के लिए, तो आपको मिल जाएगा। या 100 सांसद भी मिल जाए तो 293 आ जाएगी रिक्वायर्ड बहुमत का आंकड़ा, वो आप कर सकते हैं। नहीं, आंकड़े पर मत जाइए, आप दोनों पक्षों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, सरकार का कॉन्फिडेंस देखिए। आज होम मिनिस्टर जिस तरह से इंटरव्यू में बोल रहे थे, उससे पहले बोले, और जब वो बिल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और अपोजिशन को तो इस पर बड़ी खुशी मनानी चाहिए थी। क्यों? कि हमने गिरा लिया बीजेपी को, बीजेपी ये बिल पास करवा नहीं पाएगी, हमारी तो जीत हो गई। 11 साल में पहली जीत होती पार्लियामेंट में। तो उनको आने तो देना चाहिए बिल। उस तरह का यूफोरिया कहीं दिख रहा है आपको? मतलब उनको आने देना चाहिए बिल, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आने देना चाहिए भाई। अगर वो कॉन्फिडेंट हैं कि नंबर जो है बीजेपी के पास, मतलब सरकार के पास नहीं है, तो उनको तो इसका इंतजार करना चाहिए कि जल्दी लाइए, ठीक है, हम आपको हराएं पार्लियामेंट में। मैं दूसरे तरीके से आपसे पूछता हूं, क्या आपकी पार्टी को लग रहा है कि बिहार में ये एसआईआर और वोट चोरी इट इज गेनिंग ग्राउंड? जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना, बच्चा बच्चा बोल रहा है, मेरे कान में आकर 6 साल के बच्चे ने कहा, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। तो आपको भी लग रहा हो कि अरे यार अब तो बच्चा बच्चा कह रहा है, राहुल जी कह रहे हैं, तो कुछ चाहिए इसके सामने? देखिए, राहुल जी को ऐसे ही बच्चे पिछले 90 चुनाव से कहते हुए आ रहे हैं, और तब भी वो विपक्ष के अंदर ही बैठे हुए हैं। और बात रही आपकी वोट चोरी की, तो आज नया डेटा आया है कि कांग्रेस पार्टी का 1989 के इलेक्शन में वोट शेयर हुआ करता था अलायंस के साथ में 39%, और अब बढ़कर वो 41% हो गया है। तो वोट चोरी कहाँ हुई है? जनता बहुत समझदार है। पर सौरभ जी, मैं कहना चाहता हूँ, जब भी सरकार बिल लेके आई है, अगर आप देखेंगे जो हमारा स्ट्राइक रेट रहा है किसी भी बिल को पास कराने का, भले वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो या सिंपल मेजोरिटी बिल हो, इट इज मोर देन 90%। तो दैट इज अ वेरी बिग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 2, आप याद करिए 2014 के पहले जब लिली थॉमस केस के अंदर कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास करी थी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर जो एमपीज और एमएलएस को एक आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन मिलती थी 84 के अंदर, उसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया था कि कोई भी कन्विक्टेड एमपी एमएलए तुरंत जो है वो उसको अपना पद छोड़ना हुआ। उस वक्त कांग्रेस की सरकार जो एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी, और वो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा बना था। राहुल गांधी ने टीयर किया था ऑर्डिनेंस, पर लार्जली सरकार भ्रष्टाचार का समर्थन करती हुई दिखी थी। 2014 का वर्डिक्ट क्या आया था? इट वाज अ वर्डिक्ट अगेंस्ट करप्शन, और हम स्वीप करे थे। मुझे लगता है कि आज की तारीख के अंदर जनता कहीं भी ये नहीं स्वीकारना चाहती कि जेल से सरकार चल सकती है, और जनता ने हर इलेक्शन के अंदर ये प्रूफ दिया है। अगर सिंपैथी होती तो लालू प्रसाद यादव जी तो कितनी बार कन्विक्टेड हो चुके हैं, तब से वो सत्ता के बाहर रहे। तो जनता के मन में कोई भी भ्रष्टाचारी किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसमें कोई भी सिंपैथी नहीं है। तो आज की तारीख में नंबर्स भी हमारे साथ में है, पब्लिक कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये बिल इसलिए लाया जा रहा है बिहार इलेक्शन से पहले कि कल को अगर तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन जाएं तो ईडी का उनके ऊपर केस तो है सीबीआई का, राहुल गांधी उनको डिक्लेयर ही नहीं कर डाल पा रहे। देंगे 30 दिन के लिए, तो और वोटर को भी ये लगेगा कि भाई तेजस्वी को वोट दिया तो ये बंद तो टिक तो पाएगा नहीं एससीएम। आप याद करिए हेमंत सोरेन का केस हुआ, जैसे हेमंत सोरेन ने मोरालिटी ग्राउंड के ऊपर रिजाइन करा, उसके बाद वो वापस से जनता के मैदान में गए, चुनाव जीते। अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया, जनता के मैदान में गए, चुनाव हारे। तो कोई बीजेपी वाला तो बोला कि हेमंत सोरेन को जेल में डालना गलती नहीं, थी चुनाव से पहले। कोर्ट क्या मैं कह रहा हूँ, कोर्ट अल्टीमेटली हर चीज कोर्ट डालती है, हम थोड़ी कोई करते हैं। कोर्ट वर्डिक्ट देती है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोर्ट के सामने जाती है, कोर्ट कहती है कि भाई बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोर्ट कहती है कि पुलिस रिमांड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जुडिशियल कस्टडी में जाएगा कि नहीं जाएगा। अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूँ कि हमको आज की तारीख में ये निर्णय करना चाहिए, क्या एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हम सुप्रीम रखते हैं? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, वो जेल से सरकार चलाएगा और जेल में जाने के बाद रिजाइन नहीं करेगा। और जनता ने भी अपनी वर्डिक्ट दे दी अरविंद केजरीवाल के केस के अंदर भी और लालू प्रसाद यादव के केस के अंदर भी कि भ्रष्टाचार को जनता नहीं समर्थन देती है। तो अगर कोई राजनीतिक दल को लगता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर इसको वीटो कर पाएगा, तो मुझे लगता है कि वो गलतफहमी में है। जैसे कि अलग अलग बिल्स के अंदर वो हुआ, सरकार बिल 100% पास करेगी, और अगर जनता के मैंडेट में भी जाएगा तो आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे बिहार इलेक्शन की कुछ और डेवलपमेंट्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक तो राहुल गांधी जिस तरीके से, जैसे वो मखाना के उत्पादकों से, किसानों से बात कर रहे थे, तो पूछा कि भाई आप क्या, किसी ने कहा ये अपना माल जो है कहीं बेच, किसी तीसरी पार्टी को बेच ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा क्यों? तो बीजेपी वाले ये चला रहे हैं कि उन्होंने, किसानों ने मन में कहा तुम्हारी वजह से कि तुम ही ने किसान कानूनों का जो है, कृषि कानूनों का विरोध किया था। तो आज होम मिनिस्टर से ये भी पूछा गया तो कि भाई वो जो रोल प्ले करते हैं
लोगों के बीच में जाते हैं, कभी कारपेंटर, कभी बाइक चला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई एक मैनेज्ड प्रोग्राम में और जनसंपर्क में बड़ा अंतर होता है। हम जनसंपर्क करते हैं और राहुल जी जो कर रहे हैं वो मैनेज्ड मीडिया के लिए केवल कुछ तस्वीरें बनाने जैसा है। मतलब राहुल गांधी के किसी कृत्य को सीरियसली नहीं लेती भाजपा? लगता नहीं, मतलब किसी लेवल पे अगर आप देखें तो ये लगता नहीं कि हाँ बहुत कोई सीरियसली ले रहे हो या उसके हिसाब से कोई वैसी स्ट्रेटजी बना रहे हो, वो नहीं लगता। और ये बीजेपी की रणनीति भी लगती है कि हम एकदम से ऐसे साबित करो कि राहुल गांधी कुछ है नहीं, और राहुल गांधी अपनी कारगुजारियों से उसको और सही जस्टिफाई करने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखें, जैसे अब खेत में मोजा पहन के अगर आप जा रहे हो तो बिहार में तो बिहार के लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना उस बात का। तो उतारा ना उन्होंने। तो मोजा किसने रोका था, मोजा भी उतार लिए होते। और जिस तरह की नारेबाजी हो रही है, जिस तरह की चीज़ें हो रही है, अभी फिर देखिए कि अगर आप किसी बिहारी से बात करें जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन ना हो, तो वो ये बताएगा कि ये कोई इशू नहीं है, इश्यूज दूसरे हैं, और उन इश्यूज के सहारे अगर वो नहीं जा रहे हैं तो फिर जब रिजल्ट आएगा तो फिर वहाँ पे समस्या आएगी कि या तो ईवीएम गड़बड़ था या मतदाता सूची गड़बड़ थी। जिस नैरेटिव को तेजस्वी यादव कुछ हद तक उस बात को समझ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इतना एग्रेसिव जा रहे हैं उस मसले को। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि तेजस्वी समझ रहे हैं इस बात को? तेजस्वी के रात दिन वहाँ रहते हैं ना, बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह की बातों ज़्यादा करना चाहते हैं। और राहुल गांधी केवल वोट पर राहुल गांधी ने एक ही जगह पड़े वही, तो तेजस्वी यादव को पता है कि ग्राउंड पे बेरोजगारी ग्राउंड के जो इश्यूज हैं इनको पकड़िए, और वो एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है, और उसको पकड़ के आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते थे। जैसे लॉ एंड ऑर्डर को लेके जिस प्रकार का माहौल बनना शुरू हुआ था, जैसे ही SIR का मुद्दा लेके राहुल गांधी गए, अब बिहार में देखिए क्या है भाई। बिहार के जो वोटर्स हैं उनको तो पता है ना कि हमारे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हो रहा है, और जिन कुछ लोगों के नाम छूटे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं उनके लिए प्रक्रिया चल रही है। मास लेवल पे पैन बिहार कोई ऐसी समस्या आ रही हो दूर दूर। सर इनसे एक सवाल और कर लूँ मैं आ रहा हूँ। ये राहुल गांधी ने ये पूछा कि हम ऑपोजिशन जो है शोर मचा रहा है कि वोट कट रहे हैं लोगों के गलत, जिंदा लोगों को मृत बता दिया जा रहा है। बीजेपी क्या ये मानती है कि जो वोटर लिस्ट आई है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, वो बिल्कुल पाक साफ है? आप लोगों की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है? कांग्रेस और आरजेडी भी ये मान रही है। अभी तक 10 क्लेम्स आए हैं, ओवरऑल 7.24 करोड़ वोटर्स के उसमें 10 क्लेम्स आए हैं, जिसमें से 0 क्लेम कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप इतनी बात कर रहे हैं, आपके बूथ लेवल एजेंट्स क्यों नहीं कंप्लेन कर रहे हैं अगर इस सच में दिक्कत है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर सच में ग्राउंड पे दिक्कत है, और बिहार का व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होता है, उसको अगर लगेगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, वो सड़क पर खड़ा हो जाएगा, और वही व्यक्ति घुसपैठियों के खिलाफ भी खड़ा हुआ है। तो मैं आपसे पूछता हूं सौरभ जी, इतने मीडिया रिपोर्ट्स गए, सब रिपोर्टर्स जा रहे हैं, जर्नलिस्ट जा रहे हैं, बूथ लेवल एजेंट्स 50,000 से ज्यादा ऑपोजिशन के, ओवरऑल 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स हैं, नॉट इवन 0.0001% क्लेम हुए हैं। तो अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है कि पूरा प्रोसेस ठीक हो रहा है, ऑपोजिशन को लगता है उसका वोटर छूट रहा है, तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी की बात, राहुल की यात्रा निकालने के बावजूद, राहुल और तेजस्वी इस पर यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस और आरजेडी का कार्यकर्ता अगर क्लेम नहीं दे रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनके खुद के कार्यकर्ताओं को उन पर विश्वास नहीं है। और इसीलिए आप रिजल्ट्स के अंदर भी देखेंगे, बिहार की जनता डेवलपमेंट के, जितनी हमारी समझ है, डेवलपमेंट के साथ में है और इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ खड़ी हुई है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे राहुल के क्लेम को उनके खुद के वर्कर्स नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब तो डेटा भी आ गया, 39% से अगर कांग्रेस और अलायंस का वोट 41% हो जाता है, तो वोट चोरी, वोट कम कहां हुआ? अगर वोट घटने की बात होती तो आप याद करिए 2004 के इलेक्शंस में 1999 और 2004 में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर कम हुआ था, पर वो सत्ता में आए। 2004 और 9 के बीच में उनका वोट शेयर बढ़ा था और सत्ता में आए। तो लोग बहुत समझदार हैं, लोगों को पता है कि ये लोग जनता का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म हर सीजन में तैयार करते हैं। ईवीएम की बात हुई, आपको याद होगा चुनाव आयोग ने बोला था ईवीएम हैक करो, कोई नहीं राजनीतिक दल करने आए। महाराष्ट्र की बात हुई, बॉम्बे हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी पिटीशन डिसमिस करी। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भी ये मुद्दा उठाते हैं तो जब वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आता है, कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में आता है, तो वो वैलिडेट नहीं होता है। क्योंकि राहुल अब समझ चुके हैं लोग कि वो झूठ बोलते हैं, उनकी एक छवि बन चुकी है कि राहुल एक झूठ को 100 बार बोलते हैं, उनको लगता है कि चिपक जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। अभी तो 99 पे आया प्रदीप जी। अगर उनको खुशी इस बात पे कि वो तीसरी बार आप ऑपोजिशन में, आप तो ये कोई कहते दिक्कत नहीं कि नहीं राहुल है। गांधी ने झूठ बोला, लेकिन कुछ लोगों ने तो उनका झूठ सच माना ना। उसके बाद 3 चुनाव हुए, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली। हरियाणा के अंदर हम वापस से सरकार में आए, दिल्ली के अंदर हम वापस से सरकार में आए, महाराष्ट्र में आए। तो राजनीति कंटिन्यूस प्रोसेस है। कह रहे हैं आप चोरी करके आए। अगर उनको ऐसा लगता है तो ठीक है, वो जनता के बीच में जाए, जनता वापस। अरे अच्छा, हाँ सर, इससे अच्छी याद आ गई, बड़ी डेवलपमेंट है। वो 7 दिन पूरे हो गए सर जो ज्ञानेश कुमार जी ने दिए थे राहुल गांधी को, या तो माफी मांगो या एफिडेविट दो। अब क्या करेगा चुनाव आयोग? उन्होंने दोनों ना माफी मांगी ना एफिडेविट दिया। एक कायदे से मेरी समझ से तो चुनाव आयोग को लीगली प्रोसीड करना चाहिए, या तो कोर्ट में जाए या FIR कराए।
और तीसरा मुझे तो ऑप्शन नज़र नहीं आता। या तो आप वो धमकी ना देते, अल्टीमेटम ना देते। अल्टीमेटम दिया है तो उसका फॉलोअप होना चाहिए। आज सोर्सेस से खबर आई थी, देवेंद्र उस पर बता दें कि चुनाव आयोग अभी शायद दिशा में आगे कुछ करना नहीं चाहता। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कुछ दिन सीईसी भी, क्योंकि इतना ज़्यादा उनके ऊपर भी लगातार प्रेशर पड़ रहा था, और अधिकारियों के हिसाब से देखिए तो आमतौर पर अधिकारियों का माइंडसेट ऐसा नहीं होता है कि इस तरह के राजनीतिक आरोप इतना वो झेलें, तो शायद उस थोड़ा कैरिड अवे होकर ज़्यादा बोल गए होंगे। बाद में उनको भी लगा होगा कि इस तरह के लाइन पे जाने का कोई मतलब नहीं है, फैक्ट्स के हिसाब से आप चलते रहें, और अगर सारे फैक्ट्स लोगों के सामने आएंगे तो उससे बड़ा तमाचा कुछ और होता नहीं, उससे बड़ी माफ़ी जो आरोप लगा रहा है उसके लिए कुछ और होता नहीं, कि अगर आप जनता की नज़र में एक्सपोज हो रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ वही है। और चुनाव आयोग, जैसे आज भी चुनाव आयोग ने जो डाटा दिया था उसने बताया ना कि भाई लगभग 98% लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर दिए हैं, तो अभी 8 दिन और बाकी है। तो इस कंडीशन में चुनाव आयोग सबसे बड़ा आईना तो यही दिखाएगा कि इस पूरे प्रक्रिया को इस रूप में कर दे कि एक भी शिकायत नजर ना आए, उसके बाद जनता ही हिसाब कर लेगी राहुल गांधी से या उनके सहयोगियों से जो कि बट आरोप सर लगाते फिर ये तो मुझे लग रहा है लोगों के साथ नाइंसाफी है। अगर इतना बड़ा झूठ बोला गया है बकौल इलेक्शन कमीशन, तो फिर आपको जिसने झूठ बोला उस पर कुछ करना चाहिए। देखिए ये इंडिविजुअल पर अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, पूरी राजनीति शुरू किया, ये भी भ्रष्ट, ये भी भ्रष्ट, ये भी भ्रष्ट। मुकदमा नहीं किया लोगों ने, 2 लोगों ने कर दिया, अरुण जेटली और नितिन गडकरी जी ने। दोनों कोर्ट से जीते, माफी मांगनी पड़ी अरविंद केजरीवाल को। तो अब ये इंडिविजुअल पर था, चुनाव आयोग के सामने उस समय ऑप्शन था कि ये अल्टीमेटम दें या ना दें। अल्टीमेटम देने का फैसला किया तब आप उससे पीछे नहीं हट सकते कि भाई सवाल ये कि आपने क्यों दिया। आप कोई जूनियर ऑफिसर नहीं हैं, बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, और उसके अलावा आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, तो जो आपने कहा जिम्मेदारी आपको उसकी लेनी पड़ेगी। या तो कहिए कि हमने जो है जो कहा था उससे अब उससे हम जो है पीछे हट रहे हैं, यानी हम इस मामले में कानूनी रूप से आगे नहीं बढ़ना चाहते। क्योंकि एक ये भी होता है ना, अब राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव से पहले कहा नहीं कहा चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री ने तो मुकदमा नहीं किया। तो या तो आप मुकदमा करते फिरें, या फिर मतलब कोई एक मुकदमे को आप नजीर बनाएं, ये सिलसिला रुकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सिलसिले को रोकने का एक ही तरीका है और वो है कानूनी प्रक्रिया। अगर आप नहीं करेंगे तो कल किसी और मुद्दे पर बोलेंगे और आप फिर सफाई देंगे। उन्होंने कहना बंद थोड़ी कर दिया राहुल गांधी, वही तो रोज कह रहे हैं कि अगर बंद कर दिया होता तो भी एक बात होती कि चलिए भाई उन्होंने बैक ट्रैक कर लिया तो आप भी चुप हो जाइए, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ है। उनका पूरा अभियान ही बिहार में कम से कम तो यही चल रहा है। बिल्कुल। और रोज बोल रहे हैं, और पर्सनली भी बोल रहे हैं सीईसी के लिए। नहीं, केवल सीईसी के लिए नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बोल रहे हैं। तो इसलिए इसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। केवल बात राहुल गांधी की नहीं है, ऐसे सभी लोगों के लिए है, चाहे जिस पार्टी के हों। किसी के खिलाफ अगर आप ऐसे अनर्गल आरोप लगाते हैं जिसका कोई बेसिस नहीं है, आप जानते हैं कि झूठ है, फिर भी वो आरोप लगाते हैं और दोहराते जाते हैं, तो आपके खिलाफ अगर इस देश में कोई कानून है तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए। देखिए सौरभ जी, ये एक कंसेंसस बनना ज़रूरी है डेमोक्रेसी के अंदर कि क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको राइट टू लाई कंसेक्यूटिवली देता है, क्योंकि ये बड़ा एक ओपन एंडेड है। और जब तक कोर्ट इसके ऊपर अपना एक स्पष्ट निर्णय नहीं दे, क्योंकि आपने जैसे अभी बात कही, सर ने कहा, अब कोई भी राजनेता जैसे राहुल गांधी हो गए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी ने सच कब बोला है? इतनी बार हो गई, भले वो ईवीएम का मामला हो गया, और ये एक कंसेक्यूटिवली अलग अलग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात नहीं है, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बार बार लांछन लगाने की बात है बिना सबूतों के। और जो सबूत आप देते हो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं होते, तो क्या आप जानबूझ के डेमोक्रेटिक डेफिसिट इस देश के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं? क्योंकि सरकारें तो कांग्रेस की भी आई हैं, सरकारें तो भारतीय जनता पार्टी की। मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी ने तो ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये देश में अराजकता चाहते हैं, मारकाट मचाना चाहते हैं, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं राहुल गांधी, उन्होंने खुद ने स्पष्ट किया हुआ है। तो जब आपको मालूम है, आप कन्विंस्ड हैं कि उनकी मंशा ये है, तो क्यों नहीं फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाए, आपकी पार्टी लेके जाए? जो राहुल गांधी के ऊपर आरोप हैं, जो राहुल गांधी के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, वो मुकदमे अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएंगे, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। और हम आपको एक स्पष्ट करना चाहते हैं। आपको लगता है कि कोर्ट ले जाएंगे तो उनको सिंपैथी मिलेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी होती तो अभी नेशनल हेराल्ड केस के अंदर कौन सा केस क्लोज हुआ है, सब चीज चल रही है। कोर्ट की प्रक्रिया अपनी जगह, हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी जा रहे हैं और हम साथ में पब्लिक ओपिनियन में जा रहे हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं
कि डेमोक्रेसी के अंदर जो सबसे बड़ी वर्डिक्ट होती है वो पब्लिक की वर्डिक्ट होती और है। आप कोर्ट जाएंगे वो कहेंगे कि ये तो बीजेपी के नेता ने, अनुराग ठाकुर जी ने भी यही बातें कही थी इलेक्शन कमीशन के लिए। अनुराग ठाकुर ने कभी भी वोट चोरी की बात नहीं करी। अनुराग ठाकुर जी ने और अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि भाई ये स्थितियां हैं, इसके आधार पे वोटर रोल अपडेट होना चाहिए, और वोटर रोल अपडेशन तो 1951 से चला रहा है। वोट चोरी का मतलब ये होता है कि स्टीलिंग द मैंडेट, और अगर 39% कांग्रेस अलाइज 1989 के बाद में आज 41% पे पहुंचते हैं, जिसमें वोट बढ़ता है, और उसको राहुल गांधी अगर चोरी शब्द का कहते हैं तो ये सिनिस्टर है। आप कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई भी होगी राहुल गांधी पर? ये तो इलेक्शन कमीशन निर्णय करेगा, क्योंकि इसके अंदर पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अल्टीमेटली कोर्ट के अंदर भी पार्टी, इलेक्शन कमीशन और ये जो भी जिन लोगों ने भी इलेक्शन कमीशन के एसआईआर के खिलाफ अपने पिटीशन दाखिल करी है वो लोग हैं। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने एक भी ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एब्सोल्यूट नहीं दी है। एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताया है, इंक्लूसिव बताया है, पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है स्टे, इसको असिस्ट किया जाए, और एसआईआर पे अभी भी स्टे नहीं दिया है। और ये सिर्फ एक बार नहीं, सौरभ जी याद करिए जब ईवीएम का केस था, व्हाट वाज द कोर्ट सेइंग? कोर्ट ने कहा था कि जब आप जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होता है, जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम खराब होता है। तो कंसेक्यूटिवली कोर्ट्स ने तो अपना निर्णय दिया ही हुआ है, पर इसने किसी भी राजनीतिक दल को, पर्टिकुलर राहुल गांधी को, प्रिवेंट नहीं किया है लांछन लगाने। बिहार की एक और खबर जिसकी बड़ी चर्चा, उसकी बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी से सवाल हुआ कि आप, इन्होंने कहा कि जीते अगर सेंटर में तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, आप ये कहेंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे आप जीते तो उन्होंने सब गोलमोल का जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारे बीच में बड़े अच्छे रिश्ते हैं, हमारे मुद्दे एक हैं, बड़ी अच्छी बातचीत होती है। ये नहीं कहा कि हाँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके पीछे ज़्यादा बड़ी वजह ये हो सकती है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस सवाल का जवाब पहले बताया नहीं गया होगा कि आपको इस पे बोलना क्या है। पार्टी की लाइन क्या है? पार्टी की लाइन क्या है? अदरवाइज लीडरशिप के हिसाब से देखें तो वो तो क्लियर है ना कि वहाँ पे बिहार में आरजेडी ही फ्रंट ड्राइविंग सीट पे है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और आरजेडी के ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर तेजस्वी यादव हैं। तो वो जवाब अगर इनका तैयार होता तो वो शायद बोल सकते थे। उनको ये लगा होगा कि पता नहीं इस पे ऑफ गार्ड हाँ, वो उस तरह की चीज़ रही है कि अदरवाइज ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि जिसपे कांग्रेस के सामने कोई और थॉट हो। तो तेजस्वी को क्या कैसा लगा होगा सर? खराब लगा होगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है उससे पूछा जा रहा है, और वो ये नहीं बोल पा रहे हैं कि तेजस्वी हमारे लीडर होंगे। और ये बात ठीक है देवेंद्र जी की कि भाई उसमें कोई डाउट तो है नहीं, आरजेडी और कांग्रेस में जो है 1 और 100 का अंतर है। बिल्कुल। अगर ये स्थिति होती कि दोनों कॉम्पिटिटर होते, जैसे बीजेपी और जेडीयू का है, उसमें ना बोले कोई तो भी समझ में आती है बात, क्या मन में है कि हमारा भी बन सकता है। ये अगर कंडीशन होती तब तो चुप्पी समझ में आती। यहां तो जो है बिल्कुल क्लियर कट बात है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कोई भी बता देगा, ये तो आप बीजेपी के किसी कार्यकर्ता से पूछेंगे वो भी बता देगा। तो राहुल गांधी, इससे पता चलता है कि उनको राजनीति समझ में नहीं आती है। और दूसरी एक चीज होती है राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में, प्रत्युत्पन्न मति। आपसे सवाल किया गया जो क्विक फायर आजकल टीवी में होता है, रैपिड राउंड, उस तरह का होता है कि आपको तुरंत सोचने का मौका नहीं है, तुरंत जवाब देना है। तो अगर आपके पास पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है और उस तरह से आप सोचते हैं तो आपको कुछ सेकंड में नहीं लगते इसका जवाब देने में कि भाई और कौन है। यही कह देते, ये कहने के बजाय ये कह देते कि और कौन है दावेदार। हाँ, ये शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि ये बीजेपी का सवाल है। आप बीजेपी का सवाल पूछ रहे हैं। इसमें आप याद करिए, एक बार जयराम रमेश राहुल गांधी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे जी। और एक सवाल पूछा गया था, तो जयराम रमेश ने राहुल गांधी के कान में विस्पर किया था कि ये आपको जवाब देना है, फिर राहुल गांधी ने जवाब दिया था। तो मुझे लगता है उनको जयराम रमेश की कमी खल रही थी। चलिए ठीक है साहब, बिहार इलेक्शन में लेकिन अब मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी प्रोग्राम में आने के लिए। प्रदीप भंडारी जी बहुत धन्यवाद आपका, पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।